कोई असूल है जिसकी बेसिस पे हम ये सारा डिफ़ाइन करते हैं लीगैलिटी और इलीगैलिटी, जहाँ कच्ची बादियों को हमने असाइन कर दी है ये टर्मिनोलॉजी, जहाँ हमारी मर्ज़ी होती है, हमारा जोर चलता है, हम उसको लीगल करके शेल्टर दे देते हैं और वो बेशक असूलों पे ना हो। कानून के हिसाब से जो आपके मुल्क का कानून है, जिसके पास लीज नहीं है, लैंड लीज नहीं है, वो इलीगल है। ये तो आपके मुल्क का कानून बना दिया। सही। इस हवाले से आपकी कच्ची आबादियाँ इलीगल है, मगर जिनको लीगैलिटी की इजाज़त मिल गई है वो लीगल नहीं है, इलीगल नहीं है। सही। ये तो कानून है। क्या कानून जो है इंसाफ पे बना है या नहीं बना है? सही। मसलन साउथ अफ्रीका का जो अपार्थाइड था वो कानून था, बिल्कुल ऐसा ही है। कानून था, मगर वो इलीगल नहीं था क्योंकि वो कानून था, असेंबली ने पास किया था, मगर मॉरली वो इलीगल था। वही सूरत हाल यहाँ है। जो आपका मुल्तान का इलाका है, ओकारे का है, मियां चुन्नू वगैरह का इलाका है, यहाँ जितने बागात थे आमों के, उनको बिल्कुल ही बेशुमार कर दिया और इससे पाकिस्तान की जो इकोलॉजी है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। न सिर्फ उसको नुकसान पहुंचा है इकोलॉजी को, बल्कि तिजारत जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो मजीद बर्बाद होगी। और इसमें DHA के भी स्कीम्स हैं जी बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल यही किया है। जितने आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन सब के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत हुकूमत जो है वो बताती है कि ये जमीन हमें चाहिए, आप सिंध को ले लें। सारी जमीन जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है और वो इसको देता है, जो भी इदारा मांगता है उसको ये देता है, मगर उसमें एक शर्त ये होती है कि जिस चीज़ के लिए ज़मीन दी जा रही है इसी पर्पस के लिए उसी के लिए इस्तेमाल हो। चुनांचे अगर वो रेलवेज को ज़मीन देता है तो वो रेलवे की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल खालिद और आप देख रहे हैं हम और शहर। लास्ट टाइम की तरह आज फिर हम हाजिर हैं हारिक हसन साहब के पास और हम उसी डिस्कशन को जहां हमने लास्ट टाइम एंड किया था, हाउसिंग और उसके अंदर लो इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग, उसके मामले को हम अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम उसको लीगैलिटी की और लॉ की डेफिनेशन के अंदर देखें कि क्या हम जिस चीज़ को लीगल या इलीगल कहते हैं, क्या वो किसी असूल पे बेस करती है या वो हम अपने इन्फ्लुएंस और अपनी इंटरेस्ट की बेसिस पे हम उसको डिफ़ाइन और रीडिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत, शुक्रिया। अगर इसी का मैं एक और आपको एक एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ के हम देखते हैं कि जहां हमें ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती नज़र आ रही हैं जो मिडिल इनकम एंड हाई इनकम के लिए है। चलें, लेट्स नेम फ्यू। नया नाज़ाबाद है, DHA सिटी है, बहरिया टाउन है, अलातादाद, जिस तरह की बन रही है। हम बहुत सारों को क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑन प्रिंसिपल तो ये इनकी वहाँ जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं है। असूली तौर पे हम देखें, नया नाज़ाबाद की जो लोकेशन है, हम सब जहाँ इस पर डिस्कशन करते रहे, डिबेट होती रही है कि वो किसी कराची की डेवलपमेंट के बायलॉज के अंदर वहाँ प्रोविज़न नहीं थी हाउसिंग की। क्या बहरे टाउन को वहाँ अलाउ था कि वो कराची के सबर्ब्स में और इस तरह की नेचुरल जहाँ लैंडस्केप है, पहाड़ हैं, उनको यूज़ करे DHA सिटी वगैरह उसमें इंक्लूडिंग? तो कोई असूल है जिसकी बेसिस पे हम ये सारा डिफ़ाइन करते हैं लीगैलिटी और इलीगैलिटी, जहाँ कच्ची बादियों को हमने असाइन कर दी है ये टर्मिनोलॉजी, जहाँ हमारी मर्ज़ी होती है, हमारा जोर चलता है, हम उसको लीगल करके शेल्टर दे देते हैं और वो बेशक असूलों पे ना हो और वो हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। देखिए, इसमें 3 सवाल उठते हैं। सबसे पहला तो कानून है। कानून के हिसाब से जो आपके मुल्क का कानून है, जो जिसके पास लीज नहीं है, लैंड लीज नहीं है, वो इलीगल है। ये तो आपके मुल्क का कानून बना दिया। सही। इस हवाले से आपकी कच्ची आबादियाँ इलीगल है। ठीक है, मगर जिनको लीगैलिटी की इजाज़त मिल गई है वो लीगल नहीं है, इलीगल नहीं है। सही। ये तो कानून है, सही। कानून बन चुका है। ठीक। दूसरा सवाल उठता इंसाफ का। जी। क्या कानून जो है इंसाफ पे बना है या नहीं बना है? सही। मसलन साउथ अफ्रीका का जो अपार्थाइड था वो कानून था, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया। कानून था, मगर वो
इलीगल नहीं था क्योंकि वो कानून चालू था, असेंबली ने पास किया था, मगर मॉरली वो इलीगल था। बिल्कुल ऐसे। कि वही सूरत हाल यहाँ है कि जो आपकी बहुत सारी आबादियाँ हैं, ख़ास तौर से वो आबादियाँ जो पुरानी कच्ची आबादियों पे कई मंजिल की बनी हैं, वो इंसाफ के तहत उनको लीगल करार देने की ज़रूरत है। चाहे आप गिरा के लीगल दें या उनको मदद करके दें, कुछ भी करें, सही। क्योंकि वहाँ लोग बेघर होते। और दूसरी बात यह है बेघर होने के अलावा वो ये है कि वो जो ज़मीन है वो उनकी अपनी है, उनके कच्ची आबादियों को डिक्लेयर हो चुकी है बहुत सारी, चुनाचे आप उन्हें गिरा नहीं सकते जब तक आप कोई मुआवजा न दे या ज़मीन और ना दे। जो तीसरा सवाल है वो क्लास का है। अब आप ये देखिए कि डिफेंस सोसाइटी ले लीजिए, मेरे ख्याल में मुझे शायद सही तरह से याद नहीं, अगर 8,300 एकड़ है या कितनी, और वो किस तरह से अलॉट हुई है। ये कौन से फेजेस की बात कर रहे हैं आप? सब ये मिला 1 to 8 या ये जो सेटिंग मैं ये सब की बात कर रहा हूँ। सही। जहाँ तक मुझे याद है 8,300 एकड़ पे ओरिजिनली जो ओरिजिनल जिसकी थी। सही। और कहाँ ये जाता है, मैंने पढ़ा भी है और कहीं कोट भी किया है उसको, वो 13 आने एकड़ पे मिली थी। तो ये एक और किस्म की चीज़ है, ना ये लीगल है ना इलीगल है, ये उसूलन गलत है क्योंकि आपने पब्लिक लैंड एलीट को दे दिया जबकि लो इनकम ग्रुप्स को ज़रूरत है। सही। और उसमें बहुत, इसमें तो बहुत सारे सवाल क्या ज़रूरत भी थी इसकी, किसके लिए दिया गया, क्यों दिया गया। बिल्कुल। ये आपने अपनी पोजीशन जो थी ऑफ सोशल स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ वो आपने इस्तेमाल की शहर के ख़िलाफ़, बिल्कुल गरीबों के ख़िलाफ़। तो ये 3 चीज़ें हैं सही है। मेरे ख्याल में। सही। अच्छा, बिल्कुल आपने जो पॉइंट रेज किया वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम बल्कि इसमें एक्सप्लेन भी कर देते हैं। आपने एपेटाइट का जिक्र किया ताकि इसको रिलेट कर सकें, मेरे ख्याल में बहुत आपने रेलेवेंट बात की है। एपेटाइट में क्या था कि जी जो लोग इन्फ्लुएंस, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे, जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे, सफ़ेद फार्म लोग, वाइट्स जो थे, उन्होंने एक लोकल जो ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन थी साउथ अफ्रीका की, उसके ऊपर उन्होंने ये बाय लॉ कर दिया था लाजिम कि जी उनकी उनकी रेजिडेंसेस अलग होंगी, उनके घर अलग होंगे, उनकी टाउनशिप्स अलग होंगी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज अलग होंगी, वो बेंचेस, पब्लिक बेंचेस अलग होंगे, उनके होटल्स अलग होंगे, उनकी क्लासेस, स्कूल, सब कुछ अलग होंगे। बेसिकली आपने एक क्लियरली डिवाइड इस्टेब्लिश कर दिया एक इंसानों के दरमियान कानून के तहत। अच्छा, यही चीज़ बिल्कुल हम देख रहे हैं इसी पैटर्न पे। हम बोलते नहीं हैं, हम शायद सच बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हो तो मोरलेस जो आप बात कर रहे हैं कि कैसे उन फोर्सेस हैं जिनके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, चाहे वो प्राइवेट डेवलपर्स हों, चाहे वो हमारी क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर की क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट्स हों, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या सिविल इस्टेब्लिशमेंट्स हों, ये सारी की सारी काइंड ऑफ हमारे साथ, हमारी इस पॉपुलेशन के साथ कुछ ऐसा ही नहीं कर रही कि उन्होंने इस टर्म ऑफ लीगैलिटी, इस पूरी जो डिबेट है उसमें कहीं चीज़ बड़ी स्मार्टली हमें समझा दी है, और वो लीगल शेल्टर दे के वो ये सारे काम उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह एक ज़माने में गोरे ने अपनी रियाया के साथ, लोकल जो थी नॉन गोरी पॉपुलेशन, उसके साथ उन्होंने ये पूरा प्रोसेस किया था। मेरे ख्याल में गोरे बेहतर थे क्योंकि उनके यहाँ खासी आबादियाँ थी जो मिक्स थी। आपके यहाँ तो और भी बदतर है, आपके यहाँ मिक्स आबादी रही नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो चुकी है, बल्कि कीमतें इतनी हैं कि गरीब आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैनिंग में वो शहर की पेरिफेरी पे चली गई है या कच्ची आबादियाँ कई मंजिल की बन गई है जो गिरती रहती है। तो आपके यहाँ ये हो चुका है, स्कूल अलग हैं, बिल्कुल, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी कीमत बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है मकसद, हमने कुछ ज़मीनें आइडेंटिफाई की थी गुजर नाला वगैरह की रिप्लेसमेंट के लिए, तो एक ज़मीन जो है वो शहर के खाली ये खाली थी तकरीबन,
और बीच में थी। तो हमारे ये कहा गया कि अगर यहाँ हमने आबादी कर दी लो इनकम, तो इसके इर्द गिर्द जो कीमतें हैं ज़मीन की वो गिर जाएंगी। तो अब ये जो सोच है ये बिल्कुल अपार्थाइड की सोच है, इसमें और साउथ अफ्रीकन सोच में ख़ास फ़र्क है नहीं। तो जबकि जो निज़ाम अंग्रेज़ हमें दे के गया था बहुत गोरे काले का फ़र्क था जी। अगर क्लास का इतना फ़र्क ही था। यूनिवर्सिटी हेवीली सब्सिडाइज थी, कोई भी बर्दाश्त कर सकता था उसको। जो पीछे स्कूल थे वो तकरीबन मुफ्त थे, और मगर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन था वो बहुत हाई था। पीछे स्कूल अब भी तकरीबन मुफ्त है, मगर कोई पढ़ाई नहीं होती, टीचर नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। तो मेरे ख्याल में अपार्थाइड की जो रेजीम थी वो बेहतर थी, वो बेहतर चीज़ से जो आपकी मौजूदा। यानी आप ये देखिए तक यूनिवर्सिटी में क्या सब्सिडी थी, बहुत बड़ी सब्सिडी थी, और यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, जिसके नतीजे में सारी आवाम को एक ही यूनिवर्सिटी में से गुजरना पड़ता। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर हम डिस्कस करें ना, उसमें एपेटाइड और इसमें बड़ी सिमिलरिटी है। एपेटाइड में जब इन्होंने केप टाउन पे हम स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जी इन्होंने टाउनशिप्स डेवलप की, और जो सिटी सेंटर के करीब जो काली पॉपुलेशन, ब्लैक पॉपुलेशन थी, उसको इन्होंने डिस्ट्रिक्ट 66 का मशहूर वाक़या, उन्होंने लोगों को उठा के वहाँ से मिक्स पॉपुलेशन और काली पॉपुलेशन को उठा के फेंक दिया। बिल्कुल उस ज़माने में सबब में मिड 60s की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि सिटी सेंटर के पास, अपॉर्चुनिटी वाले एरियाज के पास, तो गोरा आके ठहर गया और सबब से फेंक दिया उन्होंने कालों को। अब मसला ये था जो आज हमारे यहाँ भी है इसी हाउसिंग के पर्सपेक्टिव में, इनफॉर्मल हाउसिंग को चाहिए भी, कच्ची आबादी इनको चाहिए भी, क्योंकि इनको चाहिए चीप लेबर। अब मसला आ गया कि वो तो उठा के आपने काले को नफरत में फेंक दिया बहुत दूर, ट्रांसपोर्टेशन आप दे नहीं सके। इनको बीच में चाहिए थी ऐसी पॉपुलेशन जो इनसे नफरत भी ना करे और इनके काम भी करे। इन्होंने सेटल किया उन पॉपुलेशन को जो मिक्स रेस थी, वो भी बाय लॉ, यानी उन टेरिटरीज़ में जो इन दोनों के दरमियान जो एरिया था उसमें वो सिर्फ अलाउ थे रहना जो ना सिर्फ पूरा काला हो, उस मिक्स रेस हो। वो एशियंस भी हो सकते थे, बट प्राइमरीली वो थे जो इंटर रेशल मैरिजेस से। ये वही चीज़ हो रही है जो आज हम देखते हैं कि DHA को गिजरी, पंजाब कॉलोनी, नीलम कॉलोनी एंड कयूमाबाद सपोर्ट कर रहा है। PCHS को यहाँ की कच्ची बादियाँ सपोर्ट कर रही हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद के पास आपके पीपल्स कॉलोनी है, और इस तरह की दीगर पूरी एक पट्टी चल रही है आपके पास जो लियारी नदी के साथ चल रही। तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो बड़ी, आप ये देखें तो इन्होंने वो कॉन्सेप्ट तो बेचारा गोरा करके गालियाँ खाता रहा है, अब तक खा रहा है। ये जो चीज़ें तो आवाम को इसकी तो समझ भी नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, या हम खुद इसका कितना बड़ा पार्ट है। क्या मैं और आप इसका पार्ट नहीं है? बिल्कुल है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। घर तलाश करने जाएंगे तो इन्हीं एलीट आबादियों में जाएंगे, हम कोई कच्ची आबादी में तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और ज़मीन का जो इशू है बुनियादी तौर पे वो बहुत ही मुश्किल इशू है क्लास वाइज रिजॉल्व करना, जब तक एक डेमोक्रेटिक कानून बनाने की एजेंसी ना हो जो इंसाफ की बुनियाद पे ये बनाए, क़वानीन बनाए, और क़वानीन जो है वो इस बेसिस पे ना बनाए कि ज़मीन की कीमत क्या है। कीमतें बदल जाएंगी अगर हम जो एक मुनासिब लैंड रिफॉर्म, अर्बन लैंड रिफॉर्म करते हैं। अब आप देखिए हिंदुस्तान ने अपना लैंड, क्या कहते थे उसे, एक लैंड लिमिटेशन एक्ट ख़त्म कर दिया, मगर वहाँ जो थोड़ी बहुत अर्बन डेमोक्रेसी आई वो उस लैंड लिमिटेशन एक्ट से आई, जिसके हिसाब से कोई भी एक बंदा 500 गज से ज़्यादा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ होर्डिंग, कि आप जब होर्ड करते हो तो फिर आप मैनिपुलेट करते हो मार्केट्स को, और प्राइसेस उससे मैनिपुलेट होते हैं रियल एस्टेट में। बिल्कुल सही है आपकी बात, ऐसे ही हुआ और बहुत फ़ायदा हुआ था। हिस्टोरिकली स्पीकिंग काफ़ी आइडियोलॉजीज इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन के तौर पे रखती हैं, जिसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी हम देखें तो ये चीज़ सामने आती है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से भी देखें, जो एक गाली बन चुकी हैं दोनों चीज़ें। ये दोनों आइडियोलॉजीज़ में एक चीज़ कॉमन नज़र आती है कि देखें आप सर्टन लिमिटेशन सेट करनी पड़ती है आपको, ख़ास तौर पे जब हम हाउसिंग की, शेल्टर की बात करते हैं। होर्डिंग के कॉन्सेप्ट पे ओवरऑल जो है ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्या हम इतने आज
क्या कहते हैं, आइडियोलॉजिकली इतने हम वो हो चुके हैं, इम्यून हो चुके हैं कि आज अगर मैं ये बात करूं, आप ये बात करें कि इस लैंड की होर्डिंग को रोक लिया जाए, एक शख्स को लिमिट कर दिया जाए कि वो कितनी प्रॉपर्टी ओन करता है और यूटिलाइज नहीं कर रहा उसको, नॉन यूटिलिटी की एक्चुअल एसेंस जो है उसको ख़त्म किया जाए, क्या ये हम आज प्रपोज करके किसी लेवल पे कर सकते हैं इस मसले को हल? देखिए, एक तो हो गया आपका लैंड लिमिटेशन एक्ट, दूसरा आपका डेंसिटी का हवाला लीजिए। अब आपकी जो कच्ची आबादियाँ हैं उनकी डेंसिटी जो है वो 2000 फल पर हेक्टर चली जाती है, इससे भी ज़्यादा जाती है बाज़ों की। जब आपकी डिफेंस सोसाइटी 80% पर हेक्टर भी नहीं है, तो एक तो ये मसला है। तो एक तो ये लैंड लिमिटेशन एक्ट से कुछ हद तक सही। दूसरा जो है आपका डेंसिटी का सवाल है। आप ये फैसला करें अगर कि कोई भी किसी भी आबादी की डेंसिटी शहर में समझिए 200% या 400% पर हेक्टर के हिसाब से है। लैंड होगी, बनाई जाएगी, यहाँ भी आपकी बहुत ज़मीन की सेविंग होती है। और फिर आखिरी चीज़ जो है जो कि किसी भी प्लानिंग में किसी ज़माने में होती थी, वो ये था कि लैंड utilization will be on the basis of social principles and not on the basis of potential land value. अगर आप ये तीनों, अच्छा लैंड नॉन यूटिलाइजेशन एक्ट की तो आपने बात कर, अगर आप ये सारी चीज़ें एक लैंड रिफॉर्म में लाते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। अच्छा, ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट भी होगा ऑब्वियसली। देखें, इसमें पूरी मार्केट खड़ी है, पाकिस्तान की मार्केट अगर आप देखें, इकोनॉमी तो 2-3 चीज़ों पे तो है। आप देखें, एक नंबर 1, कोई शख्स जिसको कोई नौकरी नहीं मिल रही या जो कोई बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता, उसने पहले एक छोटा घर बना के कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, या अगर उसके पास और कम पैसे तो रियल एस्टेट का एजेंसी खोलनी है, और फिर उसके बाद उसने डेवलपर बनना है, और फिर डेवलपर बनने की तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आप देखें तो हमारी जो इकॉनमी है उसमें ये जो रियल एस्टेट का अमल दखल है वो तो मेरा ख्याल में, अब मैं कोई फिगर्स तो नहीं मेरे पास इस वक्त, बट बड़ा सिग्निफिकेंट उसका हमारे इकॉनमी में अमल दखल है इन टर्म्स ऑफ वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है और एम्प्लॉयमेंट करता है। हम ये बात कर रहे हैं, हम जो 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 हम जिस किस्म की ये बात कर रहे हैं प्रपोजल्स की, उसमें तो हमें ये मार्केट का कमर्शियल एस्पेक्ट ख़त्म होता नज़र आ रहा है इवेंचुअली। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? हमारी ज़्यादातर तो देखें, पॉलिटिकल एलीट हो या कोई भी एलीट हो, इवन सर ये सिविल मिलिट्री क्या कर रहे हैं, ये भी तो इनकी बेसिकली तो जो एम्पायर खड़ी है वो भी रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। आप कह रहे हैं कि आप इन सब की रोज़ी पे नहीं, ये कभी भी नहीं मानेंगे, और ये बातें तो इनसे हो चुकी हैं। सही। और मुझे ऐसे जवाब मिले हैं कि मेरे 5 बच्चे हैं तो मैं कैसे एक प्लॉट रख सकती हूँ, 5 बच्चे हैं तो हर एक को एक तो चाहिए। तो ये भी सोच है। इसी वास्ते लैंड यूज चेंजेस जो आए हैं वो इसी वास्ते आए हैं, ये एक हमारी जहनियत है। कानून को छोड़ दिया, हम कानून भी बना देते हैं, मगर जहनियत ये है कि हमें हर एक बच्चे के लिए एक प्लॉट चाहिए और एक मकान चाहिए। ये है थिंकिंग। अब इसमें तो ये चीज़ें नहीं आ सकती, इसका हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत, जैसे आपने भी कहा, ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। आप कुछ नहीं करना चाहते, आप नौकरी नहीं करना चाहते, आप प्लॉट खरीद के मकान बना दीजिए और आपका शुरू हो जाती है अर्निंग। ये भी है। तो हम जो बातें कर रहे हैं वो तो एक इतनी बड़ी तब्दीली है कि आप उसे इनकलाबी कह सकते हैं। आपके माशरे को वो बिल्कुल तब्दील कर। अच्छा, मेरे ख्याल में उसमें ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस तो शायद मिडिल क्लास से ही आ जाए हमारी, बिकॉज जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट की और डिफरेंट इस तरह के मामला हैं, तो वो भी मेरा ख्याल में इसके बगैर तो उनका भी माइंड नहीं सोच सकता कि अगर ये सेक्टर नहीं हो तो हम कैसे आगे करेंगे। और सर सबसे बड़ी बात है, इस सेक्टर में आपका मिनिमल किस्म का जो है ना इंटेलेक्चुअल इनपुट है और मैक्सिमम किस्म का आउटपुट है। आपको कोई ज़्यादा बड़ी एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको बस कॉन्ट्रैक्टर बनना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो बाइंग एंड सेलिंग की, अगर आप रियल एस्टेट करते हैं तो उसके बाद तो बाकी तो यू हैव द एंटायर, मतलब प्ले ग्राउंड, आप जो भी करना चाहें इस पर कर सकते हैं। इवन और भी बहुत सारी बातें हैं। हमारी जो किताब है कराची द लैंड इशू,
उसमें आइडेंटिफाई किया है कि इस सिलसिले में कितने लोग एक साल में मारे जाते हैं, किस किस एक साल में कितने मारे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में स्टेट एजेंट्स मारे जाते स्टेट एजेंट्स मारे जाते हैं? हैं। जब हमने ये किताब लिखी थी, मेरे ख्याल में 2015 थी गालिबन, 2 साल में उससे पहले 11 मारे गए थे। लैंड डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट्स, तो रियल एस्टेट एजेंट मारे जा रहे उनके हैं। आपस में ओनरशिप ऑफ लैंड टाइटलिंग इस सिलसिले में। अच्छा, और उसी पीरियड में हमारे 3 लैंड एक्टिविस्ट मारे गए थे। एक तो ये इस पे मारा गया खराब से सुइज फार्म के सिलसिले में, 2 मारे गए थे इस पे बहरिया के सिलसिले में, और बहरिया के सिलसिले में जैसे आपको पता है इससे ज़्यादा मारे गए थे लोगों को निकालने के लिए वहाँ से। मेरा अपना ख्याल है, और इसका मैं जज साहब से भी जो अपॉइंट किए गए थे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनसे भी मैं कह चुका हूँ कि मेरा ख्याल है वो भी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट लैंड ग्रैबर्स ने मरवाया। सही। तो ये भी मसला है। दादा ये इतनी बड़ी मतलब आप समझें कि इनकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि इसको छेड़ना है, एक बहुत बड़ा ट्रबल है। तो इसका मतलब अगर हम ये बात, अगर हम इसको थोड़ा सा अब हम फॉर्मल पैरामीटर में लेके आए, तो एक बात तो क्लियर नज़र आती है कि हमारे शहरों में अगर हमें कहीं मास्टर प्लान बना नज़र नहीं आता, वो मास्टर प्लान जो किसी को इनको रिस्ट्रिक्ट करे, डेवलपर्स को या जितने भी इस तरह की जो प्लेयर्स हैं, डेवलपर से मतलब सब है इसमें, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो बेचारा नीचे कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, सब इसमें शामिल है। तो इसका मतलब वो मास्टर प्लान्स इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे हर किस्म की वो एक्टिविटी करने से, जो कि ये एकदम से इनको ओवरनाइट ख्याल आता है और इनको एवॉल्व होता हुआ नज़र आता है मार्केट, तो वो फिर खुद कहीं मैनिपुलेट करके डेवलपमेंट की प्रपोजल देके लीगल करा लेते हैं। क्या यही रीज़न है कि हमारे यहाँ मास्टर प्लान्स नहीं बने? किस शहर का भी नहीं बना हुआ है? बस मास्टर जो थे वो आपको अंदाज़ा है? बने तो हर शहर मतलब ऑफिशियली तो बने हुए हैं जी, लेकिन वो रिडंडेंट डॉक्यूमेंट हो गया ना। उसका कोई मकसद नहीं है। देखिए, इसकी मैं आपको मिसाल दूँ। जब ये बरसर इफ्तिदार आए थे मिस्र, तो मोइनुद्दीन हैदर जो थे वो गवर्नर थे, थे बिल्कुल। तो उन्होंने काबज जी से कहा कि भाई आप बताइए क्या चाहते हैं आप इस शहर के लिए। तो काबज जी ने कहा एक के लिए कि आप गवर्निंग बॉडी बना लें जिसमें अच्छे लोग हों, और उन्हें कुछ सो कॉल्ड अच्छे लोगों की शनाख्त की। तो उसमें नाजिम हाजी साहब थे, तस्लीम सिद्दीकी साहब थे, कावत जी खुद थे, बाकी नाम मैं भूल गया, मैं भी था। तो ये थी गवर्निंग बॉडी के लिए गई। सही। उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए, जिनमें से एक ये था आपकी लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट। सही। अच्छा, वो नॉन यूटिलाइजेशन एक्ट की बुनियाद थी, वो हुआ भी नहीं था। सिर्फ ये हुआ था कि एक नॉन यूटिलाइजेशन फी लगाई जाएगी। सही। अच्छा, सुना ये है कि कावत जी को उन्होंने बुलाया और ये कहा इसे हटाओ। उन्होंने कहा हम नहीं हटाते। तो हमने अखबार में पढ़ा चंद दिन बाद that the governor is pleased to inform the new chairman says the end of the governing body। तो वो गवर्निंग बॉडी ख़त्म हो गई। सही। वो भी कानून के खिलाफ था अगर बहरहाल वो। तो फिर इन्होंने, अच्छा शायद इनको आइडिया नहीं था कि गवर्निंग बॉडी बना ली तो शायद वो सोच भी सकती इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल यही था, वरना करने की जरूरत ही क्या थी, सर वैसे ही जाने देते। नहीं वो चीज़ें भी की गवर्निंग बॉडी ने जो इन्हें पसंद नहीं थी। तो फिर करते ही क्यों है? फिर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते ही क्यों है? फिर बाद में उनका ख्याल होता है कि इसकी वजह से हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर वो होते नहीं। तो जो बुनियाद है, देख इसी तरह से कराची की एक जॉइंट जिसका नाम था कराची फिजिकल ट्रेनिंग
एक बॉडी बॉडी या कुछ इन्होंने बनाई थी, ये 85 के मास्टर प्लान में सही। सबको रजामंद कर लिया गया था कि वो सारी एजेंसीज को कि वो फॉलो करेंगी उसे, मगर वो कभी कानून ही नहीं बना। कानून बना नहीं, बनने नहीं दिया गया। अब ये मुझे नहीं सर पता, तो ये इत्तेफाक मगर हमारे साथ, मेरा ख्याल तो ये है कि बनने नहीं दिया गया। क्योंकि देखिए यही इत्तेफाक हमारे साथ 2008 वाला स्ट्रेटेजी का प्लान था कराची का, वो भी कानून इत्तेफाक से बन नहीं सका। कानून बनना ही तो मसला है ना, जब वो कानून बन जाएगा तो फिर वो पनिशेबल हो जाएगी वो हरकत। अब वो क्योंकि वो दिखा देते हैं कि हमने ये एक्सरसाइज कर ली है, उसमें अब कहीं ना कहीं उसमें ये होता है कि ठीक है अपना भी नेकनामी करवा लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली हम देखते हैं सारी वायलेशंस होती हैं। कानून बन गया तो वायलेशंस पनिशेबल होते हैं। देखिए आपका कोई भी कहने का कानून जो है ओवरऑल कराची के लिए वो कानून नहीं बना। बिल्कुल नहीं बना, तो ये इत्तेफाक तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। और ऐसे बहाने किए गए कि चीफ मिनिस्टर साहब अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। भाई कब तक अवेलेबल नहीं है? तो ये तो बात है। आई थिंक अब तो सर देखें ना, इस पूरे डिस्कशन और इस पूरे प्रोग्राम का पर्पज़ ये है कि हम वो डिस्कशंस करें कि जो कि मतलब एक आम जो थिंकिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग है उससे बियॉन्ड कुछ चीज़ें हम डिस्कस करें। हाँ, पॉलिटिकल मामला पे तो रोज़ हम देखते हैं, टॉक शोज़ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहाँ डिस्कशंस हो रही होती हैं, लेकिन ये जो सिटी पर्सपेक्टिव से, शहर के पर्सपेक्टिव से जो हम देख रहे होते हैं मामलात, वो शायद बहुत सारे लोगों को उसका आइडिया नहीं होता, लेकिन वो रिफ्लेक्शन होती हैं आपकी नेशनल लेवल की जो हरकतें हो रही होती हैं, उसी का एक समझे कि छोटा वो हो रहा होता है, रिफ्लेक्शन ही हो रही होती है। तो सर अगर हम इस टॉपिक को क्लोज़ करें तो ग़ालिबन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो हाल हम देख रहे हैं हमारी हाउसिंग का, लो इनकम का, अफोर्डेबल का, उसमें कोई डायरेक्शन तो नज़र आ नहीं रही है। और जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने यही आई थिंक फैसला किया, हम इसी नतीजे में पहुँचे थे कि अनलेस एंड अनटिल हम कोई बड़ा स्टेप लें इसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए, ये चीज़ किधर जाएगी। बल्कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर इसका इख्तिताम क्या है? ये हमें लेके साथ जाएगा, ख़त्म होगा, ये इसका कोई आपको एंड नज़र आता है लॉजिकली? क्योंकि इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मसला इससे हल होगा, बल्कि एक और मसला कई और मसले शुरू हुए हैं। एक तो ये है कि अब अर्बन डेवलपमेंट देहातों में हो रही है और ये मोटरसाइकिल फैसिलिटेट करती है इसको, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला कोई 20-25 किलोमीटर सफ़र कर सकता। तो अब वो देहात में डेवलपमेंट होती है और वो मोटरसाइकिल पे बैठ के सयाम पे पहुंचता है, और ये खासे बड़े पैमाने पर हो रही है सही, और ये सब जगह हो रही है। सिंध में मुकाबला तो कम है, मगर पंजाब में तो बहुत बड़े पैमाने। इसके अलावा हाउसिंग के हवाले से एक और अहम इशू उठता है, वो ये है कि बड़े पैमाने पे ज़मीनों को, रूरल ज़मीनों को हासिल किया गया है, और उसके हासिल करने के बाद जो वहाँ बागात थे और जो वहाँ ज़मीन थी जिस पे काश्तकारी होती थी, उसको बर्बाद कर दिया जाता है हाउसिंग के लिए। सही। अब आप एक इसकी मिसाल ले लें, जो आपका मुल्तान का इलाका है, ओकारे का है जी, जो आपका मियाँ चुन्नू वगैरह का इलाका है, यहाँ जितने बागात थे आमों के, उनको बिल्कुल ही बिस्मार कर दिया, सही, ख़त्म कर दिया। और इससे पाकिस्तान की जो इकोलॉजी है उसको शदीद नुकसान पहुँचा। ना सिर्फ उसको नुकसान पहुँचा है इकोलॉजी को, बल्कि तिजारत जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो मज़ीद बर्बाद होगी। और इसमें DHA के भी स्कीम्स हैं जी बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल यही किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तो सवाल ये है, तो सर इसमें एक सवाल है मेरा कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं रूरल, आपको अगर इकोनॉमी का आइडिया बहुत बेहतर है मुझसे, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया हुई कि हमारे जितने भी ये बड़ी पॉलिटिकल एलीट है वो उस प्रोसेस में वो भी मतलब उनका भी इस इकोनॉमी में बड़ा अमल दखल होता है। इनके अपने बागात होते हैं आमों के, आपको आम के बागात किसी गरीब आदमी को नहीं मिलेंगे, ये तो बड़े जागीरदार ही इनके होते हैं। क्या वो चुप रहे इस पूरे प्रोसेस में? जब ये मुल्तान में ये प्रोसेस हो रहा था, ये पूरा का पूरा बड़ा
कॉमनली अंडरस्टूड ये बात है कि जी आम के बागात पूरे, और वहाँ अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखें तो आपको क्लियरली नज़र आता है। मैं तो खैर फिजिकली देख के भी आया हूँ। तो ये जो हुआ है पूरा प्रोसेस, उसमें चले जिसने किया वो तो चले छोड़ दें, उसको हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं, क्या ये उनको मुआवजा देके उनसे कंपनसेशन ली गई? क्योंकि ये तो बड़ा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है आमों का एक्सपोर्ट। तो एक इंसान के जहन में सवाल उठता है कि आप जो करवाने वाले थे, उन्होंने किस दाम इस चीज़ को राज़ी होगा कि उन्होंने अपने आम के बागात पे के पूरे। वो राजी इस वास्ते हुए क्योंकि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स थे ये उनके साथ मिल के उन्होंने किया है। उनका भी तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉफिट था, वरना वो ना करते। एक तो ज़मीन बहुत महंगे दामों बेची है उन्होंने, सही। दूसरे उसकी जो डेवलपमेंट हुई है उसमें उनका हिस्सा है, तो इस वास्ते वो रजामंद हुए हैं। तो ये एक रूरल इकोनॉमी से ये लोग अब अर्बन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यानी अर्बन से रूरल की तरफ जा रहे हैं, सॉरी। अब नहीं, रूरल से अर्बन, अच्छा, रूरल से अर्बन। रूरल से अर्बन जा रहे हैं और इसमें अब मुआवजा ज़्यादा मिलता है इन्हें। अब रही बात कि ये किसको क्या देते हैं, ये तो मैं कह नहीं सकता, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि जो लोग इसमें एम्प्लॉयड थे उनका सख्त नुकसान हुआ। आई थिंक ये चीज़ थोड़ी, खैर ये तो हम नहीं कह सकते उनकी जो अज़ाइम है, कमर्शियल हो या जो भी उनके कंपनी, बट आई थिंक कंसल्टेशन के प्रोसेस से अगर ये चीज़ की जाए, अगर आपने लैंड एक्वायरी करना है फॉर कमर्शियल पर्पसेस, अब चलें जो बात हो रही है अब क्या कर सकते हैं, बट एक्विजिशन ऑफ कमर्शियल अज़ाइम के लिए वो बेहतर भी कोई स्पेस देखी जा सकती है जो इन चीज़ों को आपकी कॉलेज को डिस्टर्ब ना करे, या नहीं थी कोई, अगर कंसल्टेशन से कोई ऐसा बेहतर सोल्यूशन नहीं निकल सकता था? देखिए, इस पे हम बात पहले भी कर चुके हैं और पहले भी हम कर चुके हैं, और इसमें ये तो जब ही निकलेगा बेहतर से हल, जहाँ इकोनॉमी बचेगी और ज़मीन भी बचेगी डेवलपमेंट के लिए, दोनों चीज़ें होंगी। अगर हम वो 4 उसूल जिन पे हम रमंद हुए थे कैसे सही से उन पे अमल किया जाएगा। अब अगर अमल नहीं होगा तो इनकी जो मर्जी कर, तो फिर तो कोई इनकी लिमिट ही नहीं है ना, इसका तो कोई एंड नहीं है। सही सर, लैंड एक्विजिशन के हवाले से आपने कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप करना चाह रहे थे, वो क्या है? देखिए, हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया ज़मीन हासिल करने का, जी, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। सही। तो जो भी ज़मीन है जो आप समझते हैं पब्लिक गुड के लिए है, हुकूमत उसको एक्वायर कर सकती है। तो ये जितने आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन सब के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत हुकूमत जो है वो बताती है कि ये ज़मीन हमें चाहिए, सही। और एक कमिश्नर से अपॉइंट होता है और वो हिसाब लगाता है कितने लोग हैं, कितनी उनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो सारा हिसाब किताब वो लगाता है। इसमें एक और बात है जो आड़े आती है कि जितनी भी ज़मीन है, मसलन अगर आप सिंध को ले लें, सारी ज़मीन जो है वो हुकूमत की है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, और वो इसको देता है, जो भी इदारा मांगता है उसको ये देता है, मगर उसमें एक शर्त ये होती है कि जिस चीज़ के लिए ज़मीन दी जा रही है अच्छी पर्पस के उसी के लिए इस्तेमाल हो। चुनांचे अगर वो रेलवेज़ को ज़मीन देता है तो वो रेलवे की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल की जाती है। KPT को देता है तो वो KPT के, और वो ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होती सर, वो मुल्कियत हुकूमत सिंध की रहती है या फेडरल की फॉर इंस्टेंस के राइट की केस पे होना सही है। अब ये उसूल तो फॉलो किए ही नहीं जाता। तो सर, ये तो अब आप जो बात कर रहे हैं ये असूल पे अगर हम चलना शुरू हो गए तो हमें तो ये बहुत सारी जो ज़मीनें हमें नज़र आ रही हैं, अपना प्रोहिबिटेड एरियाज़ हमें नज़र आ रही हैं, तो फिर ये तो उस असूल के तहत तो ये नहीं फॉलो हो रहा। ये हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं, सिनेमा बनाते हैं, मॉल्स हैं, शादी मॉल्स हैं, बिल्कुल है। तो सर ये जब सब ये हो रहा है तो इस पर बात करते नहीं है, डरते हैं, क्या मसला क्या है? हम क्यों नहीं इस पे तरीके से बैठ के बात करें, मतलब कोई कुछ ऐसी बात की जाए जिसमें मतलब, अच्छा कराची पे ज़्यादा जोर रखता है, आई थिंक कराची पे ज़्यादा जोर इनका चलता है। देखिए, कराची पे आसानी भी होती है,
कराची पे बेशतर ज़मीन जो है वो लीज्ड है, ठीक है, 99 ईयर लीज है, ओनरशिप नहीं है, सही, मिल्कियत नहीं है। तो कराची में मसले कम होते हैं, एक आसान हो जाता है। आसान हो जाते हैं, और दूसरी ज़्यादा अहम बात है कराची में डिमांड है, सही, बढ़ती भी आबादी है, ग्रोइंग मिडिल क्लास, तो ये भी है। मगर अब तो सभी जगह होने लगा है ये, बड़े बड़े मॉल फैसलाबाद में भी बनने लगे हैं, दो जमाले में भी बनने लगे हैं। पाकिस्तान तब्दील हो रहा है। आई थिंक इस पे एक डिस्कशन होनी चाहिए कि जो ये इस पे स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे जो लैंड एक्विजिशन और जो लैंड दी जाती है डिफरेंट स्टेट एजेंसीज को फॉर डिफरेंट पर्पसेस, उसका बाय लॉज में एक्चुअली क्या उसके बारे में ज़िक्र है। और जो इस तरह की हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी अस्करी में इस तरह की डेवलपमेंट हुई जो प्राइवेट हमें नज़र आता है, उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट, या फॉर दैट मैटर मिलिट्री की से हट के भी अगर हम बात करें, और भी मतलब हर किसी का डिफरेंट तरीके से जोर चलता है। तो क्या इसमें कोई हमारे पास बाय लॉज के हवाले से कोई ऐसी रेफरेंसेस होंगे डेफिनेटली जिनको या वो रेफ़र करें, या बाकी लोग जो चैलेंज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को वो रेफ़र करके इसको किसी न किसी तरीके से सेटल करें इस मसले को कि जी ये जो आप कर रहे हैं ये आइदर ये हमें अंदाज़ा नहीं है ये सही है गलत है, या उनको समझ नहीं आ रही कि बात सही है या गलत है। किसी न किसी पॉइंट पे हमें बैठना चाहिए ना। ये तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसको पिकअप करना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स को, और इदारे जो हैं तालीम के उनको। इनकी तरफ से कोई पिकअप नहीं होता क्योंकि वो डरते हैं, इतनी ज़्यादा फंडिंग भी इनको इन्हीं की तरफ से आ रही होती है। उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं, इस वास्ते नहीं होता। मगर हिंदुस्तान में लैंड एक्विजिशन एक्ट में तब्दीली की गई है। अब मुझे ये नहीं याद ठीक तरह से कि किस हद तक हुई है। आपके यहाँ कम अज़ कम जो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको मज़ीद प्रोटेक्शन दिया गया है इससे 2005 की कंट्रोलमेंट एक्ट में। सही, तो उनको प्रोटेक्शन मिला है, वो सेल्फ गवर्निंग हो गए हैं पूरी तरह से, और अपनी वो खुद बायलॉज डेवलप कर सिक्योरिटी फर्मी सिक्योरिटी प्रोविंशियल के लिए इशू के लिए भी कुछ इल्ज़ाम उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। पावर डिटरमिन्स फॉर्मल लॉ बिल्कुल सही है। आई थिंक ये बिल्कुल इसी पे हम एंड करते हैं। ये जो बात है कि पावर डिटर्मिनेट्स द फॉर्मल लॉ, ये हमारी कॉन्वर्सेशन का पूरा वो था अपना दिस सेंटर डिस्कशन यही थी कि हम इसको लॉ के कॉन्सेप्ट को जो है वो देखें और समझें है क्या। तो आई थिंक यही बात पे हम आज एंड करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, और इंशाल्लाह इस टॉपिक पे फिर डिस्कशन चलती रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जो हमें अब तक रिस्पांस मिल रहा है वो ये कि लोग सुनना चाहते हैं कराची और स्टार्टिंग विद कराची के जो इसका ट्रांसपोर्ट का पूरा एक हिस्ट्री है, एवोल्यूशन है, क्योंकि लोग फ़ौरन वो वीडियो सामने ले आते हैं। इस पर कराची में ट्रैम्स चल रही हैं अर्ली जो N19 सेंचुरी में हमें नज़र आता है जो ट्रैम्स चल रही हैं, तो ये लोग बड़ा इसको रेफ़र करते हैं। तो ये चीज़ लोग सुनना चाहते हैं कि कराची का ट्रांसपोर्ट कैसे इतना मतलब इतना ड्रास्टिकली ख़राब हो गया। मतलब हम तो जो था मेरी बसेस कोचेस उससे भी हम गए और आज तो हम चिंची पे आ गए हैं, तो हम तो बहुत ही बुरे हाल पे आ गए हैं। हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, वो हमें लीड करते हैं नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन पे कि ये अब आगे जो प्रोजेक्ट्स हम कंसीव भी कर रहे हैं वो किधर लेके जाएंगी हमें, जो हमें बस रैपिड ट्रांजिट के जो नए प्रोजेक्ट्स नज़र आ। तो हम आज कॉन्वर्सेशन यहीं करते हैं, एंड करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।